brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। इससे पहले कर्नाटक के और शायद देश के भी चुनावी इतिहास में चुनाव के दौरान किसी कथित सेक्स स्कैंडल का इस तरह से भंडाफोड़ नहीं हुआ था कि किसी प्रत्याशी पर एक के बाद एक कई महिलाएं सामने आकर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगा रही हैं, कि गली मोहल्ले में उसके घटिया वीडियोस की चर्चा हो रही है, विपक्षी उसकी पेन ड्राइव बंटवा रहे हैं, कि पार्टी कह रही है कि शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। बात प्रज्वल रेवन्ना की हो रही है। अमित शाह का इस पर बयान भी आ गया है और मामले से जुड़े कई और सवाल भी उठ रहे हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज शो में रेवन्ना वाले मामले पर बात तो करेंगे ही, लेकिन इसके पहले देश में सरकार और विपक्ष के 2 बड़े नेताओं के बयान सुनिए जो उन्होंने आज अलग अलग चुनावी रैलियों में दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को महाराष्ट्र के माढ़ा, उस्मानाबाद और लातूर में थे, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भिंड में थे। आप मुझे बताइए, हमारे तेलंगाना में और हमारे इस इलाके में जो लिंगायत समाज के लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, उसमें 26 कास्ट ऐसी है जो ओबीसी में जाने के लिए मांग कर रही है। लंबे अरसे से चर्चा चल रही है। ये कांग्रेस वालों को हमारे मराठी भाई बहन या हमारे लिंगायत भाई बहन, इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। अदानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी, मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। चुनाव तक हम लल्लन टॉप शो में रोज आपको बताएंगे कि देश में सत्ता और विपक्ष के बड़े नेता आज कहां थे और उन्होंने क्या कहा। बयानों पर नजर बनी रहनी चाहिए, खासकर चुनावी समय में। अब आज की बड़ी खबर। कर्नाटक के निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की कथित वीडियो वाले मामले में गृहमंत्री अमित शाह का भी बयान आ गया है। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी
उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। दूसरी तरफ रेवन्ना को उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर से निलंबित कर दिया गया है। हुबली में जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार की बनाई एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल विदेश में है। 28 मार्च को केस दर्ज होने के बाद ही वो देश छोड़कर भाग गया था। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, सैकड़ों सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने महिलाओं को और साजिश रचने के आरोप हैं। प्रज्वल रेवन्ना और उसके करीबियों का दावा है कि सामने आए वीडियो एडिटेड हैं, सही नहीं है। प्रज्वल एक मशहूर राजनीतिक परिवार से हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा उनके दादा हैं। प्रज्वल कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं और इसी सीट से इस बार एनडीए के प्रत्याशी भी हैं। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना कर्नाटक में विधायक हैं और चाचा पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो नाम आप बार बार सुन रहे हैं, इनके बारे में और इनकी पार्टी के बारे में, जेडीएस के बारे में भी जान लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनमें से एचडी रेवन्ना और एचडी कुमारस्वामी राजनीति में हैं। एचडी रेवन्ना होले नरसीपुरा से जेडीएस विधायक हैं। 2004 से लगातार इस सीट से वो जीत रहे हैं। इससे पहले 1994 में भी वो यहाँ से विधायक रहे थे। 1999 में लड़े लेकिन हार गए। फिर 2004, 2008, 2013, 2018 और 2023 में फिर से जीते। प्रज्वल रेवन्ना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस के टिकट पर हासन से जीत हासिल की थी। भाजपा के ए मंजू को उन्होंने हराया था। इस बार बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन हो गया तो वो एनडीए के साझा उम्मीदवार हैं। हालांकि प्रज्वल को अब जेडीएस ने पार्टी से निकाल दिया है, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, लेकिन हासन सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है। क्या वोटिंग के बाद भी इस पूरे प्रकरण को लेकर वहां कुछ माहौल बनता दिख रहा है? क्या जमीन पर इस प्रकरण की इंटेंसिटी दिख रही है? कर्नाटका में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। कर्नाटका का न्यूज़पेपर्स और जो भी रीजनल चैनल से, कन्नड़ा चैनल से ये मुद्दे को बहुत बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये देवेगौड़ा का फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है और उनके ऊपर ऐसे आरोप आना, ऐसे एलिगेशंस आना, ये बहुत बड़ा केस है और इसलिए पूरा नेशनल चैनल से लेकर रीजनल चैनल तक सब लोग इसी न्यूज स्टोरी पे कवरेज कर रहे हैं। इसको लेकर पूरा राज्य में कर्नाटका कांग्रेस वर्कर्स और कांग्रेस लीडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसका एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बीजेपी ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है ऐसे केसेस में और आसान से इस बंदे को देश से छोड़ दिया। दोनों नेताओं की बात हो गई और अब बात करते हैं इनकी पार्टी की। कर्नाटक की राजनीति में जेडीएस की नींव कितनी गहरी है, जो भाजपा जैसी पार्टी भी प्रज्वल वाले मामले पर एक बार को वेट एंड वॉच वाली स्थिति में दिख रही है। 1999 में एचडी देवेगौड़ा ने पार्टी का गठन किया। इस साल कर्नाटक में पार्टी 203 सीटों पर लड़ी और 10 सीटें जीती। 2004 में अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 58 सीटें जीती, सरकार भी बनाई। 2008 में 28, 2013 में 40, 2018 में 37 और 2023 में 19 सीटें जीती। एचडी कुमारस्वामी 2 बार करीब 2-2 साल के लिए जेडीएस से मुख्यमंत्री बने। यानी कर्नाटक की राजनीति में जेडीएस प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी है। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें 9.67 और 2023 विधानसभा चुनाव में उन्हें 10% से ज़्यादा वोट मिले थे। जेडीएस पार्टी का जन्म कांग्रेस के सामने खड़े एक मोर्चे के तौर पर हुआ था। एचडी देवेगौड़ा लगातार ये कहते रहे हैं कि उनका मुकाबला कांग्रेस से है, लेकिन 2004 में पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार चलाई। 2006 में गठबंधन टूट गया। फिर जेडीएस ने बीजेपी के साथ मिलकर बाकी बचे कार्यकाल की सरकार चलाई। इसके बाद ही बीजेपी कांग्रेस के बीच कर्नाटक की सत्ता चलती रही है। 2018 में फिर जेडीएस ने प्री पोल गठबंधन किया बसपा के साथ। पिछले साल कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीएस अकेले लड़ी थी, जब कांग्रेस से गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी पर फाइनल नहीं हो पाया। अब लोकसभा चुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसी ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति के चलते कुछ राजनीति के जानकार जेडीएस की राजनीति को एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। बीजेपी और जेडीएस दोनों का बड़ा प्रभाव लिंगायत और वोकालिगा वोटर्स के बीच माना जाता है, लेकिन पार्टी फाउंडर के पोते पर ऐसे संगीन आरोप लगने के बाद पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, खासतौर से जब चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पूछा जा रहा है कि जेडीएस की गठबंधन सहयोगी भाजपा इस पर चुप्पी कब तोड़ेगी कि इतना बड़ा प्रकरण सामने आने के बाद भी वो जेडीएस के साथ गठबंधन में क्यों बनी हुई है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 14 पर अभी वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में वोटिंग होगी 7 मई को। ये वो सीटें हैं जिन पर एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा कैंडिडेट को लड़ना है। यानी गठबंधन तोड़ने का मतलब हो सकता है कि बची हुई सीटों पर जेडीएस का सपोर्ट खो देना और गठबंधन जारी रखने का जोखिम है
पूरे देश में विपक्ष को ये कहने का मौका देना कि नारी शक्ति की बात करने वाली भाजपा कर्नाटक में एक ऐसी पार्टी के साथ है जिसके नेता पर इतने संगीन आरोप हैं कि जो 14 जगह पे इलेक्शन हो चुका है, वो 14 जगह में 3 जगह में जेडीएस के साथ बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग था और 3 जगह में जेडीएस ऑलरेडी कंटेस्ट कर चुका है और पोलिंग हो चुका है। पोलिंग होने के बाद ये मुद्दा बड़ा हो गया है, मगर कांग्रेस जैसे नैरेटिव सेट कर रही कि बीजेपी इनके साथ मिलकर उसको छोड़ दिया है, ये शायद इम्पैक्ट हो सकता है, मगर कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो शायद इलेक्शन दिन पता चलेगा। देखिए इस मामले में और इससे पहले भी जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ था, उस टाइम पे जेडीएस को बीजेपी चाहिए था। ओके, बीजेपी को जेडीएस नहीं चाहिए था। बीजेपी को जहां भी उनका नंबर्स है, उनका नंबर्स इंटैक्ट है। जेडीएस को बीजेपी सपोर्ट चाहिए था कि उनको सपोर्ट मिले और जहां भी वोट बैंक उनका है वो कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था हासन, मंडिया और कोलार। वहां पे जेडीएस के ही टिकट मिला था, वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट कंटेस्ट किया तो बीजेपी हारने वाले थे, मगर वहां पे उनका गठबंधन से बीजेपी को ज्यादा सीट मिल सकता है। मगर अभी बीजेपी को इससे कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है। इस पूरे प्रकरण का राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है तो वो जेडीएस नहीं, बीजेपी है। पार्टी के सामने रणनीतिक रूप से अभी 2 सवाल हैं जिनके जवाब उनसे मांगे जा रहे हैं। पहला सवाल, पिछले साल ही ये मामला सामने आ चुका था। दिसंबर 2023 में भाजपा नेता देवराज गौड़ा ने कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष BY विजेंद्र को इस मामले की जानकारी देते हुए चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था। और जब ये बात सामने थी तो प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ करके भाग कैसे गए, ये सवाल प्रियंका गांधी ने भी अपनी चुनावी रैली में उठाया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। दूसरा सवाल यह है कि अमित शाह ने खुद कहा कि भाजपा लगातार इस मामले में जांच के पक्ष में रही है। ऐसा था तो प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में लगातार जेडीएस के भी समर्थन में जनसभाओं को संबोधित क्यों किया। संदेश खाली के मुद्दे पर भाजपा पश्चिम बंगाल सरकार पर, तृणमूल कांग्रेस पर, ममता बनर्जी पर काफ़ी मुखर रही, लेकिन अब जब उनकी सहयोगी पार्टी के नेता पर ही यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं और आरोपी विदेश भागने में कामयाब हो गया है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। अब ये पूरा मामला भी आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। सर्कुलेट हो रहे वीडियो को लेकर रेवन्ना के घर काम करने वाली महिला ने HD रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज करवाया, पिता और पुत्र दोनों के खिलाफ। महिला ने आरोप लगाया था कि HD रेवन्ना पत्नी के घर पर ना होने पर उसे और अन्य महिला कर्मचारियों को कमरे में बुलाते थे। आरोप ये भी कि प्रज्वल रेवन्ना के घर में आने पर वहाँ काम करने वाली सभी महिलाएं डरी सहमी रहती थीं। वो काम करने वाली महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाते थे, गलत तरीके से छूते थे, यौन शोषण करते थे। महिला ने शिकायत में ये भी कहा है कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है। एक एक करके कई महिलाएं सामने आईं और रेवन्ना पिता पुत्र पर ऐसे ही आरोप लगाए। इस बीच पता चला कि जो वीडियो रेवन्ना के बताए जा रहे हैं, उन वीडियोज़ वाली हज़ारों पेन ड्राइव हासन लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग से पहले बांटी गई। रेवन्ना के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी जांच के लिए ADGP VK सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली SIT बना दी है। बड़ी खबर यहीं तक। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर से आई है। मंगलवार 30 अप्रैल के रोज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। ये मुठभेड़ बस्तर के अबूझमाड़ में हुई। इसी महीने की शुरुआत में इसी इलाके में एक ऑपरेशन में 29 लोगों को मारा गया था। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये सभी माओवादी थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF और जिला रिजर्व गार्ड यानी कि DRG की टीमें
बीते रोज 29 अप्रैल को एक सर्च ऑपरेशन पर निकली थी, पर उन्हें सूचना मिली कि जंगल में नक्सलियों के बड़े लीडर्स हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज ने बताया मीडिया को कि घने जंगलों में घुसते घुसते भोर हो गई। टीमें टेकमेटा गांव और कांकुर गांव के कहीं बीच में थी कि अचानक उन पर गोलियां चलने लगी। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच ये एनकाउंटर शुरू हुआ। दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। दूसरी पहर लगने तक यानी 12 बजने तक 7 शव बरामद कर लिए गए। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सभी की शिनाख्त की जा रही है। एनकाउंटर वाली जगह से AK-47 जैसे सेंसिटिव हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। रोजमर्रा रहन सहन की सामग्री भी बरामद की गई है। इलाके में सर्च अभी जारी है। पुलिस के मुताबिक इस घटना को जोड़ लें तो बस्तर इलाके में हुई अलग अलग मुठभेड़ों में केवल इस साल अब तक 88 नक्सली मारे जा चुके हैं। इसी महीने में सुरक्षा बलों ने कांकेर जिले में हुई मुठभेड़ में 29 माओवादियों को मार दिया था। इनमें नक्सलियों का बड़ा नेता और 25 लाख का इनामी शंकर राव भी शामिल था। दूसरी सुर्खी है RBI से। एक पंक्ति की खबर है कि बैंक वाले अब लोन पर फर्जी का ब्याज नहीं ले पाएंगे। इसको ऐसे समझिए, गुड प्रैक्टिस है कि कोई भी दस्तखत करो तो गौर से पढ़ो, शर्तें लागू वाला छोटा सा सितारा नज़रअंदाज मत करो। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि अगर कोई भी लोन लेते समय आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस गौर से पढ़ लें तो लोन लेने की सारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। कारण बैंक से लेकर के निजी संस्थान जैसे कि NBFCs इतनी सारी शर्तों पर साइन करवा लेते हैं कि कर्ज लेने वाला हमेशा बंधा ही रहता है। एक तो सारी शर्तें समझ में नहीं आती, आ जाएं तो बैंक वाले कागज़ बढ़ा देते हैं कि देखिए आप ही ने तो साइन किया था। मगर अब से ऐसा नहीं होगा कुछ केसेस में, क्योंकि RBI ने लोन और ब्याज की गलत वसूली को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने नए नियमों को नाम दिया है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, हिंदी में करदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता। काम की बात यह कि कर्ज लेने वालों को 3 फायदे होंगे। जिस दिन पैसा मिलेगा ब्याज भी उसी दिन से लगेगा। बैंकिंग की भाषा में कहा जाए तो अब लोन डिसबर्समेंट के दिन ही आपको ब्याज देना होगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था क्योंकि बैंक और NBFCs उसी दिन से ही ब्याज गिनना स्टार्ट कर देते थे जिस दिन एग्रीमेंट साइन होता था और चेक बन जाता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। पूरे महीने का नहीं बल्कि दिन का ब्याज देना होगा। मसलन अगर EMI की तारीख 10 से 10 है तो अब ब्याज का गणित भी इसी हिसाब से होगा। बोले तो 10 से 30 या 31 तक। अभी तक कुछ बैंक पूरे महीने का ब्याज ले रहे थे मगर अब नहीं हो सकेगा ऐसा। तीसरी चीज़, एडवांस लिया तो फिर ब्याज किस बात का। अभी तक ऐसा होता था कि कुछ बैंक लोन लेने वालों से एक EMI एडवांस में ले लेते थे। RBI को इससे कोई एतराज़ नहीं है, मगर यही होता था खेल। मान लीजिए कि आपने 10,000 का लोन लिया, 1,000 ब्याज बना, अगले 11 महीनों तक आप 1,000 करके ब्याज चुकाएंगे, यानी कुल मिलाकर के आपको 11,000 चुकाना है ब्याज। कुछ बैंक या ज़्यादातर NBFCs करती क्या है कि आपसे एडवांस EMI के तौर पर पहले ही 1,000 रुपये ले लेती हैं। तो जो ब्याज आपका 10 की जगह 9,000 बनना चाहिए वो पूरे 10 पर बनता है। आम कस्टमर भला कहाँ इतना गुणागणित में फंसे, सो उसका तो हो जाता है नुकसान। अब से ऐसा नहीं होगा। ये नियम तत्काल प्रभाव से यानी 29 अप्रैल 2024 से ही प्रभावी हो गए हैं। अगली सुर्खी, जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले वर्ल्ड T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा कप्तान है, हार्दिक पांड्या उप कप्तान है। इसके अलावा टीम की 3 सबसे खास बातें जान लेते हैं, फिर पूरी टीम भी आपको बताएंगे। पहली खास बात, 2 विकेट कीपर्स को टीम में जगह मिली है। दोनों नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, संजू सैमसन और ऋषभ पंत, क्योंकि दोनों वापसी कर रहे हैं। सैमसन अगर प्लेइंग 11 में आ जाएं और खेलें तो जगह पक्की करने का एक बड़ा मौका है उनके लिए। पंत भी कार एक्सीडेंट के बाद पहली बार नेशनल टीम में आए हैं। KL राहुल इस बार T20 की टीम में नहीं है। दूसरी खास बात, IPL में लगातार फिनिशर वाली प्रतिभा दिखा रहे रिंकू सिंह को टीम में जगह नहीं मिली है, हालांकि उन्हें स्टैंड बाय पे रखा गया है। तीसरी खास बात, यशस्वी जायसवाल को टीम में मौका मिला है। वो पहली बार नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलेंगे। 17 T20 मैचों में यशस्वी ने 160 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। मौका हाई बैकलिफ्ट वाले खब्बू बल्लेबाज शिवम दुबे को भी मिला है, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं IPL में। पूरी टीम भी जान लीजिए। रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। 4 रिजर्व प्लेयर हैं। स्टैंड बाई कह लीजिए या रिजर्व प्लेयर, वो हैं शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम खान पर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में केस दर्ज हो गया है। मारिया ने 29 अप्रैल को फर्रुखाबाद में ही एक जनसभा में मुसलमानों से वोट की अपील करते हुए वोट जिहाद इस शब्द का इस्तेमाल किया था। कहा था कि मौजूदा हालात में वोट जिहाद
ज़रूरी है। वीडियो सामने आने के बाद केस हो गया है। मारिया फर्रुखाबाद में सपा की महिला विंग की ज़िला उपाध्यक्ष हैं। वो अपने चाचा सलमान खुर्शीद के साथ तमाम मीटिंगों में, रैलियों में जाती रही हैं। सोमवार को वो सलमान खुर्शीद के साथ फर्रुखाबाद से सपा प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, उनके समर्थन में एक जनसभा में शामिल हुई थी। यहीं पर उन्होंने ये भाषण दिया, जिसके सामने आने के बाद उन पर केस दर्ज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से उतारा है मुकेश राजपूत को। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस कार्यालय के बाहर उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि अमेठी से राहुल गांधी को या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव में उतारा जाए और किसी को ना उतारा जाए। बता दें कि अमेठी में और रायबरेली में अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का चयन नहीं करा है। लगातार ये मांगे आ रही हैं कि यहाँ से कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही एक बार फिर टिकट दिया जाए, लेकिन कांग्रेस इस मामले में अभी थोड़े सकुचाने वाले मोड में है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से लड़े थे, आपको पता ही है, स्मृति ईरानी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार पार्टी थोड़ा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में है। पहले 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, आगे किस तरह से वोट पड़ेंगे उसके आधार पर ही कांग्रेस ये तय करेगी कि यहाँ से राहुल गांधी अब एक बार फिर अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बीते दिनों जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है CWC, उसकी बैठक भी हुई थी। कहा गया कि बैठक में प्रमुख एजेंडा यही था। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। एजेंडा था अमेठी और रायबरेली, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पहले सूरत में प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, वहीं अब इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है। इस बीच अब इंदौर में कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती पटेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने मोती पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रेन की वेटिंग टिकट का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर टिकट वेटिंग लिस्ट की है और वो कंफर्म नहीं होती है तो फिर टिकट अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। ऐसे में जो भी यात्री है उसे एक जनरल टिकट लेनी होती है और जनरल टिकट पर ही वो यात्रा करता है, ताकि बिना किसी फाइन के उसकी यात्रा पूरी हो सके। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता मोती पटेल को चुनाव आयोग के पास जाने का सुझाव भी दिया। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापसी के बाद से ही डमी कैंडिडेट मोती पटेल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। यहाँ उनकी याचिका लगी हुई थी। याचिका में मोती पटेल ने कहा था कि नियमानुसार कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन यदि निरस्त होता है या वो नाम वापस लेते हैं तो डमी प्रत्याशी ही अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है। बम ने नामांकन वापस लिया है तो उन्हें कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में अब चुनाव लड़ने का अधिकार है, ऐसा उन्होंने अपनी याचिका में कहा था। हालांकि कोर्ट ने उनके इस तर्क को सही नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। अब आज का चुनावी किस्सा। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए, जनता दल की जीत हुई। 1 दिसंबर 1989 को संसदीय दल का नेता चुनने के लिए बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मधु दंडवते ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू की। वीपी सिंह ने देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया। इधर नाम बोला गया, उधर बाहर खबरों में ये बात फैल गई कि नए प्रधानमंत्री का नाम तय हो गया है। लेकिन इधर अंदर देवीलाल ने प्रधानमंत्री बनने में अनिच्छा दिखाते हुए वीपी सिंह का ही नाम आगे कर दिया। उस समय इंडिया टुडे में खबर में लिखा था कि देवीलाल खबरों में 4 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर सभी माध्यमों को ये खबर वापस लेनी पड़ी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।